बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम जानते हैं कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स। तमाम तरह के सेल्स में सबसे बाहर जो कवरिंग पाई जाती है वो यूजुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अलबत्ता बाज सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा कवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी होता है, सेल वॉल, मसलन प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में। अब जब हम ये कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री है, तो हमने जो बाउंड्री या दीवार देखी हुई है तो वो दीवार को बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, वो बस अपनी जगह पे मौजूद रहती है। लेकिन इन रियलिटी अगर आप सोचें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये कि आपकी दीवार रोकती है कि कोई बाहर से अंदर ना आ सके, और इसी तरह अंदर से चीजें बाहर जाने से भी रोकती है। और फिर उस दीवार में बाज दफा गेट्स लगे हुए होते हैं, रास्ते बने हुए होते हैं जहां से आना जाना पॉसिबल होता है, और फिर उन रास्तों पे अमूमन कुछ ना कुछ लॉक्स लगे हुए होते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। केमिकली अगर चेक किया जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रफली 60 to 80% प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है और 20 to 40% लिपिड्स पर मुश्तमिल है, यानी कि लिपिड्स की निस्बत प्रोटीन्स आलमोस्ट डबल मिकदार में मौजूद हैं, और बहुत थोड़ी मिकदार में लेस देन 1% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि कोई खास ज्यादा नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ वक्तों में काम करते रहे, तो फिर दो मॉडल्स प्रपोज किए गए। एक पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, लेकिन बाद में उसको इम्प्रूव करके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया गया। तो अगर आप लिपिड की लेयर बचाना चाहें, आप लिपिड्स डाल दें पानी के ऊपर, तो मतलब लिपिड का एक मॉलिक्यूल अगर आप पानी की सतह के ऊपर छोड़ दें, तो आपने लिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है पहले। उसके अंदर एक ग्लोबुलर हेड होता है जो यहाँ पर पिंक कलर में नजर आ रहा है, और उनकी दो टेल्स होती हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। तो अगर आप एक लिपिड के मॉलिक्यूल को पानी के ऊपर रखेंगे तो वो हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो पानी की तरफ हो जाएगा, और टांगे पानी से दूर भागेंगी क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक हैं। तो इस तरह होगा ये कि वो उल्टा अपने सर के बल खड़ा हो जाएगा। अब अगर आप काफी ज्यादा लिपिड के मॉलिक्यूल्स कर दें तो वो पूरे पानी की सतह पर फैल जाएंगे और वो टांगे ऊपर की तरफ कर लेंगे। अब उसमें मिसाल के तौर पे आपके पास पानी है और उसकी पूरी सरफेस आपने कवर कर दी लिपिड की एक लेयर से, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स टांगे ऊपर करके खड़े हुए हैं। अब आप मजीद जब लिपिड के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल आएगा वो खड़ा होगा उन लिपिड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो अब ऊपर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, तो ऊपर से वो टांगों की तरफ हो जाएंगी, इस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है, और उनके हेड्स ऊपर की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, तो नीचे वाले उल्टे खड़े हुए होंगे और ऊपर वाले सीधे खड़े होंगे, और टांगे टांगे दोनों की आपस में एक तरफ हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं ये लिपिड बाई लेयर है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स की लेयर बनी हुई है लिपिड्स की। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने ये देखा कि लिपिड जब हम पानी पे डालते हैं तो वो बाई लेयर बना देते हैं, और उन्होंने ये देखा कि प्रोटीन्स ऑलमोस्ट डबल हैं लिपिड्स की निस्बत। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद प्रोटीन्स ने लिपिड्स को दोनों तरफ से सैंडविच किया हुआ है, कवर किया हुआ है। एग्जाम्पल उसकी यूं है कि आपने एक स्लाइस के ऊपर मक्खन लगाया, दूसरे स्लाइस के ऊपर भी मक्खन लगाया ब्रेड के, और दोनों स्लाइसेस को आपस में आपने मिला दिया, तो वो ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसा आपको तस्वीर में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो ग्रीन वाले पार्ट्स हैं ये वो ब्रेड के स्लाइस हैं, और अंदर लिपिड है जो मक्खन है। तो उस वक्त ये सपोज किया गया कि शायद ये स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। लेकिन फिर जब हमने मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमें मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है, बल्कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता। तो ज्यादा एडवांस मॉडल फिर प्रपोज किया गया मजीद डाटा की बुनियाद पर। इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसमें तीन बातें हैं। मॉडल से मुराद ये है कि चूंकि हम एटम्स को देख नहीं सकते तो हम उसका एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि चीजें शायद इस तरह से अरेंज हैं। फिर मोज़ेक आपने देखा हुआ है, मसलन यहाँ पर आपको ये कपड़े का पैटर्न दिखाया हुआ है, इस पैटर्न को मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। पुराने जब फकीर वगैरह गलियों में आते थे तो उन्होंने लोग उनको कपड़े दे देते थे अपने पुराने, तो वो क्या करते थे कि वो फटे हुए कपड़ों में से काम का टुकड़ा काट लिया,
और उन टुकड़ों टुकड़ों को, मुख्तलिफ लोगों के टुकड़े जोड़ के वो अपने कपड़े सी लेते थे या अपने बिस्तर वगैरह सी लेते थे। तो ये जो बेतरतीब पैटर्न बनता है इसको हम मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। या आपने वो देखे होंगे बाज दफा फर्श के ऊपर चिप्स लगी हुई होती है, तो वो चिप्स के अंदर कहीं कोई रेड कलर का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है, कहीं पर जनाब ऑरेंज टुकड़ा होता है, कहीं पे ब्लैक होता है, कहीं पे वाइट होता है। तो वो रंग बिरंगे पत्थर फर्श में बेतरतीब लगे हुए होते हैं, तो उसको भी मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। तो यहां मोज़ेक से मुराद ये है प्रोटीन्स, लिपिड्स के अंदर प्रोटीन्स बेतरतीब बिखरी हुई हैं। और तीसरी चीज है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है कि चीजें सॉलिड नहीं है। आपको पता है लिक्विड्स और गैसेस को हम फ्लूइड कहते हैं, यानी कि उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो शेप को चेंज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स एक जगह से मूव करके दूसरी जगह घूम फिर सकते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये प्रपोज करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की दो लेयर्स पर ही मुश्तमिल है, लिपिड बाइलेयर है, लेकिन ये बाइलेयर फ्लूइड है, सॉलिड नहीं है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि वो जो आउटर बाउंड्री बनी हुई है वो 100% परफेक्ट सॉलिड नहीं है, बल्कि वो फ्लूइड है और उसमें से चीजें आ जा सकती हैं, उस फ्लूइड में से गुजर सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पानी का एक बुलबुला बनाएं, साबुन वाला जो बुलबुला होता है, और उसके अंदर आप अगर उंगली घुसाएं तो वो उंगली गुजर जाती है उसमें से। तो एग्जैक्टली वैसे ही ये भी एक लिपिड्स का बुलबुला होता है जिसके अंदर फिर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। अलबत्ता इसके अंदर जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं लिपिड बाइलेयर में। मसलन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आप देखें तो वो मूव कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप देखें तो प्रोटीन्स, बाज दफा प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के आर पार गुजर रही हैं, बाज प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के सिर्फ एक तरफ हैं। यही चीज आपको यहाँ पे भी दिखाई हुई है कि ये गोल स्ट्रक्चर जो हैं ये आपको पोलर हेड्स नजर आ रहे हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स नजर आ रही हैं, और उनमें जगह जगह मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स मौजूद हैं। उनमें से कुछ प्रोटीन्स ने रास्ते बनाए हुए हैं, सुराख बनाए हुए हैं, कुछ मेम्ब्रेन उसके अंदर दबी हुई हैं, कुछ मेम्ब्रेन के अंदर दबी हुई हैं। तो वो बेतरतीब, कोई कहीं है कोई कहीं है, और फिर ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एक कश्ती की तरह तैरती हुई आपकी तरफ आ रही है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स का एक गुच्छा है। तो वो बेतरतीब स्कैटर्ड हैं, जैसे किसी समंदर के अंदर उसकी सतह के ऊपर बोट तैर रही है उस तरह। तो अब इनके अंदर फिर चार्ज्ड पोर्स बने हुए होते हैं, रास्ते बने हुए होते हैं जिनके अंदर से मटेरियल इजीली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। और ये मूवमेंट दो तरह से हो सकती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं जहां एनर्जी लगाकर चीजों की ट्रांसपोर्ट हो, और पैसिव ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं जहां पर एनर्जी लगाने की जरूरत पेश ना आए। इनकी तफसील हम आगे देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली बैरियर के तौर पे एक्ट करती है कि ये चीजों को आसानी से गुजरने नहीं देती, ये ट्रांसपोर्ट के लिए एक बैरियर है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये सिलेक्टिव परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये सिलेक्ट कर सकती है कि किस चीज ने गुजरना है, किस चीज ने नहीं गुजरना है। और डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब है कि ये डिफरेंशिएट कर सकती है कि किसने गुजरना है, किसने नहीं गुजरना है। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफा पेपर में पूछा जाता है कि डिफरेंशियल परमिएबिलिटी या सिलेक्टिव परमिएबिलिटी से क्या मुराद है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट कर सकती है कि किन चीजों ने गुजरना है, किन चीजों ने नहीं गुजरना है। अमूमन जिन चीजों के ऊपर चार्ज होता है वो चीजें इसमें से गुजर नहीं सकती, क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए ये हाइड्रोफोबिक वाला जो अंदर छुपा हुआ इलाका है वो एक सॉलिड दीवार के तौर पे काम करता है। वो चार्ज मॉलिक्यूल्स को रिपेल करता है और वो इसके करीब नहीं आ सकते। इसी तरह जो मॉलिक्यूल साइज में बहुत बड़े होंगे उनको भी आसानी से गुजरने नहीं दिया जाता। दरमियान में छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स हों तो वो आसानी के साथ गुजर सकते हैं। इसी तरह लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस इसमें से इसमें से आसानी से गुजर जाते हैं। जो भी सब्सटेंसेस लिपिड्स के साथ डिसॉल्व हो सकते हैं वो आसानी से उसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से गुजर जाएंगे। मिसाल के तौर पे कौन सा सब्सटेंस आपने देखा हुआ है जो लिपिड सॉल्युबल होता है, आपने देखी हुई है मिसाल के तौर पे मिर्चें। अगर आप सालन के अंदर मिर्चें मिलाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो नीचे सालन के नीचे की तरफ जो पानी होता है उसके अंदर मिर्चें कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन ऊपर जो चिकनाई होती है उसमें मिर्चें काफी ज्यादा होती हैं। उस चिकनाई का रंग भी लाल हो चुका होता है। तो इसका मतलब है कि वो मिर्चें लिपिड सॉल्युबल हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं हो रही। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से भी जिनकी दोस्ती हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, लिपिड्स के साथ, वो आर पार आसानी से गुजर सकते हैं। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी अमूमन आसानी से गुजर सकते हैं। मिसाल के तौर पे गैस है,
मसलन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स या कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, तो उनको अमूमन रोक टोक नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना ज़रूरी है। इसी तरह ग्लूकोज है तो उसके लिए स्पेशल रास्ते रखे होते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह न्यूट्रल सब्सटेंसेस भी अमूमन आसानी के साथ गुजर सकते हैं, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना हो वो आसानी से गुजर सकते हैं। इसी तरह पानी के लिए भी पोर्स बने हुए होते हैं, रास्ते बने हुए होते हैं जिसमें से पानी आसानी के साथ गुजर सकता है। बाज सब्सटेंसेस मुसलसल सेल के अंदर क्रॉस कर रहे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो अंदर की तरफ आ रहे हैं या बाहर की तरफ जा रहे हैं, उनको अमूमन कोई रोक टोक नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप सेल को जब भी पानी में डालेंगे, डिस्टिल वाटर में डालेंगे, तो पानी सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है, उसका रास्ता, पानी की एंट्रेंस का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो जो चीजें खुद ब खुद सेल के अंदर जा सकती हैं वो जाती हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से, यानी कि जो चीज ज्यादा कंसंट्रेशन में है एक तरफ, वो ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद चली जाए। उसके मुकाबले में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल एनर्जी लगाकर चीजों को एब्जॉर्ब करता है। मिसाल के तौर पे सेल से बाहर ग्लूकोज कम है, सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, तो ग्लूकोज खुद ब खुद सेल के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन सेल जबरदस्ती बाहर से ग्लूकोज पकड़ेगा और अंदर संभाल के रख लेगा, क्योंकि वो ग्लूकोज उसके लिए कीमती है। तो बाहर कम कंसंट्रेशन है, अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है, कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ ले जाने के लिए, चीजें इकट्ठी करने के लिए सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी देंगे एटीपी। और इस प्रोसेस को, जिसमें एनर्जी लगती है, ताकत लगती है, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव का मतलब होता है जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और तरह से भी चीजों की मूवमेंट हो सकती है, जो यहाँ पर आपको दिखाई हुई है। यहाँ पर आप देखें तो बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस के और सेल के अंदर ले जाती है, और एक बुलबुला सा अंदर बन जाता है छोटा सा। इसको हम कहते हैं इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ मुड़ जाना। और ये जो अंदर बुलबुला बन रहा है, इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल, यानी कि सेल ने कोई चीज खा ली है और उसका एक वैक्यूल बन गया, एक बुलबुला बन गया। तो इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फूड वैक्यूल बनने के प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, साइट सेल को कहते हैं, सिस अमूमन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो एंडोसाइटोसिस सेल का किसी चीज को एनगल्फ कर लेना, खा लेना। एंडोसाइटोसिस दो तरह से हो सकती है, या तो वो फेगोसाइटोसिस हो सकती है या पिनोसाइटोसिस हो सकती है। अगर सेल किसी सॉलिड चीज को खा रहा है तो वो फेगोसाइटोसिस होती है। फेगी कई जगह पे आएगा बायोलॉजी में, इसका मतलब होता है सेल का किसी चीज को खाना। उसके मुकाबले में पिनोसाइटोसिस कहते हैं लिक्विड मटेरियल, मिसाल के तौर पे बाहर कोई लिपिड के ड्रॉपलेट्स पड़े हुए थे, सेल ने उनको खा लिया, पी लिया, तो वो लिक्विड मटेरियल को पीना पिनोसाइटोसिस कहलाता है। पीना और पिनो नाम मिलते जुलते हैं, तो उससे याद रख सकते हैं। यहाँ पर नीचे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ रेड ब्लड सेल्स हैं और साथ ही एक वाइट ब्लड सेल है, और वाइट ब्लड सेल घूमता फिर रहा है और उसको नजर आते हैं ये बैक्टीरिया जो डंबल शेप हैं, और उनको वो फौरन आगे बढ़ के एनगल्फ कर लेता है, खा लेता है। जब ये बैक्टीरिया किसी सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे फूड वैक्यूल की फॉर्म में, तो लाइसोसोम्स जाकर इसको डाइजेस्ट कर देंगे, उन बैक्टीरिया को किल कर देंगे, तोड़ देंगे। तो बेसिकली सेल चीजों को इस तरह से खा सकते हैं, या वो हार्मफुल चीजों को इस तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ये हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में जाकर, ये है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, यानी कि सिग्नल्स मिसाल के तौर पे हमारे ब्रेन से जाते हैं हमारी टांग तक, और उसकी वजह से हम पाँव आगे बढ़ाते हैं, और अगर पाँव के नीचे कोई पत्थर आ जाए या कील आ जाए तो हमारे पाँव से सिग्नल जाता है ब्रेन तक, हमें पता लगता है कि ये चीज हुई है। तो सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जिम्मेदारी है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी की तमाम तरह एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट होती हैं, मैनेज होती हैं।